कार और बाइक की इंजन की जब बात आती है तो उसकी पावर का पता लगाने के लिए आप जरूर पूछते होंगे कि इसका इंजन कितने हॉर्स पावर का है। पर क्या आप जानते हैं, ये हॉर्स पावर जो टर्म है वो रेल इंजन की देन है। स्टीम इंजन की बात आते ही हमें लगता है कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, पर नहीं। स्कॉटिश इन्वेंटर थॉमस न्यूकमैन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। उनके बनाए डिजाइन में एक सेपरेट कंडेंसर लगाकर जेम्स वॉट ने इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई थी। वॉट ने अपने इंजन मॉडल की मार्केटिंग करने के लिए हॉर्स पावर ये टर्म यूज की। उन्होंने हिसाब लगाया था कि किसी मील में काम करने वाला एक घोड़ा एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी पावर जनरेट कर सकता है। उसे फिगर आउट करके उन्होंने हॉर्स पावर ये टर्म कॉइन किया और अपने इंजन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में यूज किया। ये ट्रिक काम कर गई और आज भी उनकी ये देन दुनिया इस्तेमाल कर रही है। 1804 में उनके इंजन मॉडल ने फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव की नींव रखी। 68,000 किलोमीटर की रूट लेंथ के साथ इंडियन रेलवे दुनिया में 4th लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब बॉम्बे से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर तक पहली बार रेल चली थी। तो आज की डॉक्यूमेंट्री डेडिकेटेड है हिस्ट्री ऑफ द बर्थ ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट को। दुनिया भर के कई देशों में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है कि रेलवे से आप उस पूरे देश को नाप सकते हैं। पर इंडिया में रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ये देश की लाइफलाइन है। तो कैसे हुई इसकी शुरुआत, कैसे मिला दुनिया को रेल ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी देन थी स्टीम इंजन और रेलवे। लोगों को यकीन हो गया था कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल कर रख देगी। इंडस्ट्रीज के मालिक, मजदूर या आम लोग, सबको मानो पंख लग गए थे। स्टीम इंजन से चलने वाले ट्रेन ज्यादा कच्चा माल और मजदूर फैक्ट्रीज तक लाने लगे थे। इससे टाइम तो बच ही रहा था और इंडस्ट्रीज को कहीं भी लगाने की आजादी मिल गई थी। आज का मॉडर्न रेलवे नेटवर्क इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन है। 1698 यानी कि 1698 में थॉमस सेवरी ने एक स्टीम पावर्ड पंप इन्वेंट किया था। फिर 1712 में थॉमस न्यूकोमैन ने सेवरी के डिजाइन को बेहतर बनाया और उसकी पावर भी इंक्रीज की। आगे चलकर जेम्स वॉट ने न्यूकोमैन के बनाए डिजाइन को इम्प्रूव किया और स्टीम इंजन के फ्यूल कंजप्शन को बहुत हद तक कम कर दिया। इस तरह इंजीनियर्स तब तक लगे रहे जब तक एक हाई प्रेशर मॉडल नहीं मिल गया जो हैवी वेट कैरी कर सकता हो। इस तरह 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहला स्टीम पावर्ड व्हीकल इन्वेंट किया। लेकिन तब आज जितने बेहतर रोड्स नहीं थे, तो उन्होंने 1803 में एक ऐसी इंजन बनाई जो ट्रैक्स पर दौड़ सकती थी और यहीं से स्टीम पावर्ड रेलवे ट्रेन का जन्म हुआ। लेकिन हर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ दिक्कतें भी लाती है। अपने शुरुआती दिनों में रेलवे नेटवर्क्स फास्ट नहीं थे और कई केसेस में तो इंजन के बदले रेलवे वैगन्स को घोड़े खींचा करते थे। एक वाकया तो ऐसा भी है जहां घोड़े ने रेलवे इंजन को हरा दिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में ही बाल्टीमोर एंड ओहायो रेल रोड पर घोड़े ही दौड़ रहे थे। पर कंपनी को पता था कि जमाना मशीन्स का है, मसल्स का नहीं, क्योंकि वेस्ट वर्जीनिया में बाल्टीमोर, मैरीलैंड और व्हीलिंग के बीच 380 मील की रेल लाइन पर सिर्फ घोड़े दौड़ाने से बात नहीं बनने वाली थी। तब 1830 में यूएस इंजीनियर पीटर कूपर के बनाए रेल इंजन टॉम थंब ने घोड़े के साथ एक रेस लगाई थी। रेस में टॉम थंब काफी देर तक आगे रहा, पर इंजन के ब्लोअर का एक लेदर बेल्ट खुल जाने से इंजन बंद हो गया। गर्म इंजन को ठीक करते हुए कूपर ने अपने हाथ भी जला लिए थे, पर जब तक रुकी हुई ट्रेन दोबारा मोमेंटम लेती, घोड़ा रेस जीत चुका था। एक और दिक्कत थी बॉयलर एक्सप्लोजन। बॉयलर एक्सप्लोजन्स के ज्यादातर केसेस स्टीम लोकोमोटिव्स के साथ हुए, क्योंकि बॉयलर बैरल में बॉइलिंग वाटर अंडर प्रेशर चला जाता है और ट्यूब्स के अंदर सुपर हीटेड गैस बनने के चलते एक्सप्लोजन हो जाता। सिर्फ यूके की बात करें तो 1815 से 1962 तक कुल 137 लोकोमोटिव बॉयलर्स ब्लास्ट हुए थे। इनमें से 122 ब्लास्ट 19वीं सेंचुरी में और 15 ब्लास्ट 20वीं सेंचुरी में हुए। अगर आप स्टीम इंजन का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारी लाइब्रेरी में मौजूद डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री ऑफ स्टीम इंजन आपको जरूर से देखनी चाहिए। 25 जुलाई 1814 का दिन वो मौका था जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा गया। जॉर्ज स्टीफेंसन और उनके बेटे रॉबर्ट ने मिलकर के पहला प्रैक्टिकल स्टीम लोकोमोटिव बना लिया था। इसे ट्रैवलिंग इंजन कहा गया, जो किलिंगवर्थ कोल माइन के लिए बनाया गया था। 1848 में जॉर्ज स्टीफेंसन के गुजर जाने के बाद उन्हें द फादर ऑफ द रेलवेज कहा जाने लगा।
लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले ही उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को इम्प्रूव किया और किलिंगवर्थ के साथ साथ कई और कोयला खदानों के लिए भी लोकोमोटिव्स बनाए। 1825 आते आते उनके इंजन को लोकोमोशन नाम दे दिया गया। 1825 में ही एक बिजनेसमैन के लिए उन्होंने डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक एक रेलवे नेटवर्क लगवाया जो 450 लोगों को बिठाकर 25 मील तक चला। इसे दुनिया का पहला पब्लिक पैसेंजर स्टीम ट्रेन कहा गया। उनका अगला इंजन था रॉकेट, जो 36 माइल पर आवर तक दौड़ सकता था, जो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला। इसे लोग आयरन हॉर्स कहते थे। रेलवे इंजन्स बनाने के लिए जॉर्ज ने न्यू कैसल में अपनी एक फैक्ट्री भी डाली थी। यहीं से शुरुआत हुई रेलवे एज की। 022 व्हील अरेंजमेंट वाले रॉकेट के फ्रंट में 16 फीट लंबी एक चिमनी लगी थी। बीच में लगा था एक सिलेंडर शेप वाला बॉयलर और सबसे पीछे एक सेपरेट फायर बॉक्स। अगले हिस्से में जो पहिए लगे थे वो लकड़ी के बने थे और 38 डिग्री एंगल पर लगे 2 एक्सटर्नल सिलेंडर से चलते थे। पीछे लगे छोटे पहियों को सामने वाले ड्राइविंग व्हील से जोड़ा नहीं गया था। इस तरह इसे 022 व्हील अरेंजमेंट मिला। एक सिलेंडर से एक पाइप पंप की ओर लगा था जो बॉयलर में पानी पंप करता था। एक वॉल्व से पानी की सप्लाई कंट्रोल की जाती थी। आज ये इंजन शिल्डन, इंग्लैंड के लोकोमोशन म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में एसएनडीआर या स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन रेलवे ने अंधेरे में मशाल का काम किया। 1825 से 1863 तक कंपनी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में अपनी सर्विस दी। इसका पहला रूट था शिल्डॉन में डरहम से डार्लिंगटन तक, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर 1825 को हुई थी। ऑपरेशन के पहले ही दिन से ट्रेन चलाने के लिए कोल पार्ड वैगन यूज किए गए। इससे पहले तक घोड़े की बग्गियों के भरोसे रहने वाले कामगार अब स्टीम इंजन लोकोमोटिव को इम्पोर्टेंस देने लगे। फिर एसएनडीआर ने यॉर्क से डार्लिंगटन तक रूट बनवाए। इसे मिडिल सब्रो डॉक्स, वेयरडेल और रेडकार तक एक्सपेंड किया, लेकिन 1840 के दशक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते इसे बेच दिया गया। फाइनली 1863 में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे नाम की कंपनी ने इसे खरीद लिया और 320 किलोमीटर लंबी रूट बनवाई, जिस पर 160 लोकोमोटिव्स ने अपनी सर्विसेज दी। इस विरासत को आगे बढ़ाया द लिवरपूल एंड मैनचेस्टर रेलवे ने, जो दुनिया का पहला स्टीम पावर्ड इंटर अर्बन रेलवे था। इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये पैसेंजर्स और माल दोनों को ले जा सकता था। आज का लिवरपूल रोड स्टेशन जहां साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम है, वहीं मैनचेस्टर टर्मिनस हुआ करता था। 1830 में जब इस रेलवे की शुरुआत हुई तो इसने ट्रेड एंड ट्रैवल में रेवोल्यूशन ला दिया, पर 1820 तक लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच कच्चे माल की आवाजाही से रश आवर जैसी सिचुएशन बनी रहती थी, क्योंकि लिवरपूल देश का मेजर पोर्ट था जहां से रॉ कॉटन को मैनचेस्टर में बने मिल्स तक पहुंचाया जाता और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोबारा लिवरपूल पोर्ट पर आ जाते। पर इन दोनों हब्स के बीच मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड काफी महंगा और स्लो प्रोसेस था, क्योंकि लिवरपूल से मैनचेस्टर तक की दूरी तय करने में कैनाल से 12 घंटे लगते थे, कोच से 3 घंटे और रेलवे के आने जाने से सिर्फ 1 घंटा 46 मिनट। इसी से लोगों को समझ में आ गया कि रेलवे नेटवर्क डेवलप होना क्यों जरूरी है। इसका असर ये हुआ कि पैसेंजर्स और गुड्स लिवरपूल से मैनचेस्टर तक तेजी से पहुंचने लगे, जिससे ट्रेड और इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर मैनचेस्टर की ग्रोथ होने लगी। रेलवे हिस्ट्री के अर्ली एजेस में जब अलग अलग स्टीम इंजन डेवलप हो रहे थे, तो रेन हिल ट्रायल्स नाम से एक कंपटीशन हुआ था, जिसे एक हिस्टोरिक मोमेंट कहा जाता है। 6 से 14 अक्टूबर के बीच 1829 में हुए इस कंपटीशन में 4 रेल इंजन्स ने हिस्सा लिया था। इसमें जॉर्ज स्टीफेंसन का रॉकेट भी था और बाकी के 3 थे द सेंसपरेल, साइक्लोप और नोवेल्टी। इसमें साइक्लोप को एंट्री नहीं दी गई क्योंकि ये एक हॉर्स ड्रिवन इंजन था। जैसे आप ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं तो जो मोशन जनरेट होता है उसे व्हील से जोड़ दिया गया था। क्योंकि ये रेस मशीन्स के बीच थी तो हॉर्स ड्रिवन साइक्लोप को रिजेक्ट कर दिया गया। तो फाइनली जब रेस पूरी हुई तो जॉर्ज स्टीफेंसन के रॉकेट ने बाजी मारी। 19वीं सेंचुरी में रेल रोड ईरा की शुरुआत ब्रिटेन से हो चुकी थी, जिसका असर पूरे यूरोप में दिखा। 1840 के दशक में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगभग 272 एक्ट्स पास हुए, जिससे रेलवे का ऐसा दौर शुरू हुआ कि उसे रेलवे मैनिया कहा गया।
और ढेर सारी रेलवे कंपनीज को मंजूरी मिली। ब्रिटेन में रेलवे आने के 3 साल बाद 1828 में फ्रांस में भी इसकी शुरुआत हो गई। 1820 और 1830 के दशक में फ्रेंच रेलवे ज्यादातर खदानों से जुड़े रहे। नेपोलियन के काल में फ्रांस की इकोनॉमी लड़ाइयों की वजह से कमजोर हो चुकी थी, तो ब्रिटेन के मुकाबले फ्रांस में रेलवे नेटवर्क का स्लो प्रोग्रेस हुआ। 1842 आते आते फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया। इस दौरान जो रेलवे नेटवर्क बने वो पेरिस को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए था, पर पेरिस के अलावा बाकी शहर आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए थे। पर 1880 आते आते फ्रांस ने भी रफ्तार पकड़ ली थी और 37,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल रोड बन चुके थे और 1899 तक ब्रिटेन सिर्फ 30,000 किलोमीटर रेल रोड ही बना पाया था। यूरोप में रेलवे की ग्रोथ से जर्मनी भी अनछुआ नहीं रहा। रशिया, जर्मनी से 2 लोगों को इंग्लैंड भेजा गया वहां के रेलवे सिस्टम्स को देखने के लिए। इन दोनों ने ये कहा कि रेलवे को एक बड़े हिस्से के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग में जोड़ देना चाहिए, जो अब तक नहीं किया गया था। 1835 में जर्मनी की मॉडर्न रेलवे हिस्ट्री शुरू हुई। 1838 में ब्रॉन्सविक और प्रशिया में स्टेट ओन्ड रेलवे शुरू किए गए। 1840 के दशक में जर्मनी में रेलवे नेटवर्क का जबरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला और 1849 आते आते जर्मनी में लगभग 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा दिए गए। 1840 में रेलवे ट्रैक्स बनाने का जो काम जर्मनी में शुरू हुआ था, 1880 आते आते जर्मनी का लगभग 90% रेल लेंथ बना लिया गया था। तो जर्मनी के बाद रशिया में भी ट्रांसपोर्टेशन के मामले में रेलवे एक ब्रेक थ्रू लेकर आया, पर फ्रांस की तरह यहाँ भी रेल रोड्स बनने का काम काफी स्लो था। रशिया के जार निकोलस प्रथम के ऑर्डर पर 1838 में पहले फुल स्टीम लोकोमोटिव ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जब रशिया को रियलाइज हुआ कि देश को जोड़ने के लिए रेलवे नेटवर्क कितना जरूरी है। तो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में रशिया में रेलवे नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन ने इतनी तेजी पकड़ी कि रेलवे लेंथ 30,000 किलोमीटर जा पहुंचा। रेल ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में रेलवे सिग्नल की बात करना बहुत जरूरी है। अर्ली सिग्नलिंग सिस्टम्स की बात करें तो पहले सिग्नलिंग सिस्टम्स मैनुअल हुआ करते थे। ट्रेन्स और स्टेशन स्टाफ के बीच फ्लैग सिग्नल से कम्युनिकेशन होती थी। ट्रेन ऑपरेटर्स और स्टेशन स्टाफ आपस में बात करने के लिए विजुअल कम्युनिकेशन और डायरेक्ट इंटरैक्शन पर डिपेंडेंट थे। इसके बाद 19वीं सदी में सेमाफोर सिग्नलिंग शुरू हुई। इस सिस्टम में मैकेनिकल आर्म्स या सेमाफोर्स को उनके पोजीशन पर लगाए जाते थे ताकि ट्रेन ऑपरेटर्स को इंफॉर्मेशन दी जा सके। अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग जानकारी देते, जैसे सिग्नल क्लियर है, कॉशन और स्टॉप। ट्रेन ऑपरेटर को एक निश्चित दूरी से ये सिग्नल दिख जाते थे। जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड होता गया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत पड़ी और इस तरीके से आया मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। लेवर फ्रेम्स और इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स को सिग्नल बॉक्स में इंस्टॉल किया जाने लगा, जिससे सिग्नल ऑपरेटर्स ट्रेन के रूट को सेट कर देते और ट्रेन की आवाजाही के लिए ट्रैक स्विच को कंट्रोल करते। इससे आपस में ट्रेन की टक्कर को रोका जा सका और ट्रेन ऑपरेशन स्मूथ बना। इसके बाद ये सिग्नलिंग सिस्टम मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, जिससे टाइम और मैन पावर दोनों की बचत होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में कलर लाइट सिग्नलिंग पॉपुलर हुआ और इससे सेमाफोर सिग्नल आर्म्स को रिप्लेस कर दिया गया। इन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सिग्नल लाइट्स में ट्रैफिक की ही तरह ग्रीन क्लियर के लिए, येलो कॉशन और रेड स्टॉप यानी रुकने के लिए ये मैसेज दिया जाने लगा। कलर लाइटिंग से विजिबिलिटी भी बढ़ी और मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस भी कम हुए। मिड 20th सेंचुरी में सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के आने से बढ़ते रेलवे ऑपरेशंस में मल्टीपल ट्रेन मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाने लगा। इससे सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ी। आज के मॉडर्न रेलवे सिग्नल्स को कंप्यूटर बेस्ड ट्रेन कंट्रोल कहा जाता है। ऐसे कंट्रोल सेंटर से कॉन्टिन्यूअस डेटा एक्सचेंज पॉसिबल है और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन फीचर्स से पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़ी है। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी ने ट्रेन्स को हाई स्पीड बनाया है। इंडियन रेलवे की बात करें तो आज इंडियन रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलवे ट्रैक्स की मॉनिटरिंग करवा रहा है। रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत और रिप्लेसमेंट के लिए AI जनरेटेड कैलेंडर यूज हो रहे हैं। साथ ही सिस्टम के फेल होने की गुंजाइश का पता भी AI से लगाया जा रहा है, ताकि वक्त रहते एडवांस्ड होती कम्युनिकेशन से अलर्ट जारी किया जा सके। आज दुनिया भर के जिन भी देशों में रेलवे एक मेजर ट्रांसपोर्ट है, वहां शहरों को बसाने में रेलवे ने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया है।
एग्जाम्पल के तौर पर कॉलोनियल इंडिया की बात करेंगे। 2021 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि 1881 से 1931 के बीच इंडिया के जिन जिन शहरों में अंग्रेजों ने रेलवे नेटवर्क डेवलप किया, वहां के शहरों में लोगों की आबादी काफी बढ़ी। कॉलोनियल पीरियड में साउथ एशिया के देश जैसे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में जो अर्बनाइजेशन हुआ था वो इंटरनेशनल कंपैरिजन में बहुत ही कम था। 1872 तक 10% से भी कम लोग शहरों में रहते थे। आज साउथ एशिया के वो शहर जो बहुत बड़े हो चुके हैं, वो वही शहर है जो 1931 तक बड़े शहरों में गिने जाते थे। 1931 तक इंडिया में लगभग 40,000 किलोमीटर तक रेलवे का एक्सपेंशन हो चुका था। इसकी वजह थी कॉटन का एक्सेस पाना, ब्रिटिश कॉलोनीज को यूनिफाइड रखना, मिलिट्री थ्रेट्स पर क्विक रिस्पॉन्ड करना और कमर्शियल रिटर्न पाना। पैरेलली यूएसए में भी रेलवे नेटवर्क का इम्पैक्ट दिखाई देने लगा था। कुछ इम्पैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड ने एक तरह से अमेरिका को बदल करके रख दिया था। कहा जाता है कि इसने वेस्टर्न यूएस की अहमियत समझाई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड ने वेस्ट को दुनिया से मिलाया और दुनिया को वेस्ट से। कैलिफोर्निया जो एक वक्त पूरी तरह से आइसोलेटेड प्लेस था, वो देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्स बनकर के उभरा और यूएसए की ग्रोथ का हिस्सा बन गया। 1880 तक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड से लगभग $50 मिलियन के गुड्स हर साल ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। वेस्टर्न हिस्से में उगाए जा रहे अनाज और रॉ मटेरियल्स जब ईस्ट कोस्ट मार्केट्स में और ईस्ट कोस्ट सिटीज में मैन्युफैक्चर्ड सामान जब वेस्ट कोस्ट में रेल रोड से जाने लगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड ने ट्रैवल का कॉस्ट 85% तक कम कर दिया था। 1860 के दशक में अगर आप घोड़े की बग्गियों से पूरे यूएसए को घूमने का प्लान बनाते तो लगभग $1,000 का खर्चा आता, तो आज के हिसाब से $20,000 पड़ता। लेकिन रेल रोड के आने से कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रिप 85% यानी कि 85% तक कम हो गया। इससे अब अमेरिकन दिल खोलकर घूमने लगे और कम समय में ज्यादा दूरी तय करने लगे। रेलवे ने यूएसए में माइग्रेशन को भी बढ़ावा दिया। लोग जहाजों से अटलांटिक पार करके यूएसए में आते और ट्रेन पकड़ के देश भर में फैल जाते। वहां जहां पैसे कमाने का जरिया था, फैक्ट्रीज थी और जहां लेबर की जरूरत थी, तो देश भर में लगभग 7,000 शहर और टाउन्स यूनियन पैसिफिक डिपो और वाटर स्टॉप्स बन गए। सबसे बढ़कर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड का ये असर हुआ कि पूरे देश में एक आत्मविश्वास जाग उठा था कि देश अब आगे बढ़कर अपनी पहचान बना सकता है। लोगों के एम्बिशंस बढ़ने लगे थे, वो आगे बढ़कर कुछ अचीव करने की चाहत रखने लगे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड अमेरिका के लिए सिंबल ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियल पावर बन गया था। इसे अमेरिका के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट गिना जाता है। सारी चीजें सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं हुई। रेल रोड नेटवर्क के बढ़ने से जब बाहर से लोग यूएसए आने लगे तो नस्ल भेद के मामले बढ़ने लगे। कैलिफोर्निया में रेशियल टेंशन्स देखने को मिल रहे थे। अब ईस्ट कोस्ट और यूरोप से लोग बड़ी आसानी से कैलिफोर्निया पहुंचने लगे थे, जहां माइग्रेटेड लेबर्स रहते थे, तो रेसिज्म के केसेस में काफी उछाल आया। चाइनीज लोग बहुत ज्यादा यूएसए में आ पहुंचे थे, तो उन्हें रोकने के लिए 1882 में चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट लाया गया। ये उन कई एक्ट्स में से पहला था जिसके चलते 1943 तक यूएसए में चाइनीज लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद दुनिया भर में रेलवे की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का इम्पोर्टेंट रोल रहा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे की बात करें तो यह 1885 में कंप्लीट हो गया था। इसने कनाडा के डेवलपमेंट में और ग्लोबली रेलवे को मशहूर बनाने में अच्छा काम किया। जैसे कनाडा के बड़े बड़े जमीन के टुकड़े जो खेती करने लायक फर्टाइल लैंड थे, वहां इमिग्रेंट्स पहुंचने लगे और देश के एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बन गए। देश के ईस्ट और वेस्ट को जोड़ते हुए इसने सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया। देश भर में बनाई गई चीजें पूरे कनाडा में फैल गई, तो ट्रेड को बढ़ावा मिला। यूरोप और एशिया के साथ साथ कनाडा ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करने लगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे पूरे नॉर्थ अमेरिका का पहला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे था, जिसने कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए ईस्ट से वेस्ट तक लोगों और गुड्स की आवाजाही को इजी और फास्ट बना दिया। इससे यूएसए के साथ कनेक्शंस बनाने में मदद मिली और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के नए रास्ते खुले। आज सीपीआर का हेडक्वार्टर कैलगरी, अल्बर्टा में है और ये मॉन्ट्रियल से लेकर के वैंकूवर तक और नॉर्थ में एडमॉन्टन तक लगभग 20,000 किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये कनाडा के 7 प्रोविंसेस के साथ साथ यूएसए में भी फैला हुआ है।
अब बात करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। हो सकता है कि आपने YouTube ट्रैवल ब्लॉगर्स को इसमें ट्रैवल करते हुए देखा भी होगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेल सिस्टम है जो 9,288 किलोमीटर लंबा है और मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। ये एक ट्रेड रिसोर्स की तरह काम करता है। इसके बनने से साइबेरिया के नेचुरल रिसोर्सेज तक पहुंचना पॉसिबल हुआ। एक्सपोर्ट करने के लिहाज से इसके जरिए टिम्बर, मिनरल्स, कोल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इससे रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला है। इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को देखें तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया को एशिया से जोड़ता है। इसके जरिए सीधे चाइना, मंगोलिया और कोरिया तक ट्रैवल पॉसिबल है। यही नहीं, दुनिया भर के लोगों के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी ये काम करता है। ये रेलवे नेटवर्क जब रशिया, मंगोलिया और चाइना को क्रॉस करता है तो पैसेंजर्स को एक डाइवर्स लैंडस्केप देखने का मौका मिलता है और इससे कल्चरल एक्सचेंज भी प्रमोट होता है। दुनिया भर में रेलवे के पहिए कोयले की आंच पर बहुत भाग चुके थे और अब समय था बदलाव का। 20वीं सदी में रेल रोड को स्टीम से डीजल में कन्वर्ट होने में लगभग 40 साल लग गए। यहीं से ऑटो इंडस्ट्री में डीजल के चलने वाले ऑप्शंस ढूंढे जाने लगे। अब तक स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव्स जो यूएस मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, उनमें बदलाव गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चलते आया, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोयले से चलने वाले लोकोमोटिव्स के चलते धुआं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो म्युनिसिपल बॉडीज के निकाले गए रेगुलेशंस ने रेलवे कंपनीज को डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जैसे ऑप्शंस पर काम करने को मजबूर किया। डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स में ब्रेक थ्रू आया 1930 में, जब खूब सारा पैसा लगाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट किया गया ताकि ज्यादा पावरफुल और रिलायबल इंजन बनाया जा सके। जनरल मोटर्स वो पहली कंपनी थी जिसने डीजल इंजन के डेवलपमेंट में काम किया था। 1930 में डीजल इंजन के आ जाने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये स्टीम इंजन की जगह नहीं ले पाए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक ये पता चल गया कि डीजल इंजन की कैपेसिटी स्टीम इंजन जैसी ही है, तो कंपनीज डीजल इंजन में इंटरेस्ट दिखाने लगी। आखिरकार रेल रोड कंपनीज के लिए स्टीम इंजन से डीजल इंजन में स्विच करना फायदे का सौदा साबित होने लगा। अब मिसौरी यूएसए में सेंट लुइस से स्प्रिंगफील्ड तक नॉन स्टॉप आवाजाही होने लगी। इंडिया में डीजल रेलवे इंजन का दौर तब शुरू हुआ जब 1957 में इंडियन रेलवे ने अपना पहला मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव यूएसए की अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी से मंगवाया। WDM1 17000 पहला मॉडल था जिसे भारत लाया गया और उसके बाद ऐसे 100 और इंजन्स इंपोर्ट किए गए। इन्हें ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे को दिया गया था। W का मतलब था ब्रॉड गेज, D से डीजल और M से मिक्स्ड, यानी ये इंजन सामान और पैसेंजर्स दोनों ट्रेन खींचने के काम में लगाए गए थे। लगभग 111 टन के ये इंजन मैक्सिमम 104 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकते थे, जो समय के लिहाज से काफी तेज थे। इससे पूरी रेल इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ था। लगभग 40 साल की सर्विस के बाद 1990 में WDM1 के सभी इंजन्स को सर्विस से हटा दिया गया। इंडिया में बना पहला सबसे पावरफुल डीजल लोकोमोटिव इंजन है भीम 5500 HP। इसे बनारस की डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि DLW और रिसर्च स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि RDSO ने जॉइंटली बनाया था, एक यूएस कंपनी इलेक्ट्रोमोटिव डीजल INC के सपोर्ट से। तो इंडियन रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ने वाला भीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीजल इंजन है जो 5500 या 5500 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 17 करोड़ में बना ये इंजन 7500 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है बिना रिफ्यूलिंग के। ब्रिटेन से निकले स्टीम इंजन की ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इसलिए भी फैल पाई थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रोड्यूस की गई चीजों को दुनिया भर के मार्केट में पहुंचाने के लिए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बसा चुके थे, वो स्टीम इंजन ऑपरेटेड बोट्स और लोकोमोटिव्स चलाने लगे थे। इसी वजह से इंडिया में रेलवे नेटवर्क की नींव पड़ी और बंबई से थाने तक इंडिया में पहली बार ट्रेन चली। ट्रेनों से कच्चा माल और कामगारों को बंदरगाहों पर ले जाया जाने लगा। रॉ मटेरियल्स और सस्ते वर्कफोर्स की सप्लाई होने लगी। इसलिए यूरोप, फिजी, मॉरिशस और अफ्रीका में जहां कहीं भी इंडियन कम्युनिटी है, वहां के बहुत से लोगों के पूर्वज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में शिफ्ट हुए थे। 1947 में देश की आजादी तक ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में लगभग 54,000 किलोमीटर रेल ट्रैक डेवलप हो चुके थे
और अगले 75 सालों में 14,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स जोड़कर इसका दायरा बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश एरा में ज्यादातर रेलवे सेंट्रल इंडिया से देश के मेजर पोर्ट सिटीज तक इसलिए कनेक्ट किया गया ताकि देश से लूटा हुआ सामान ब्रिटेन ले जाया जा सके। लुटेरों की अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में अपने 200 सालों के राज में आज के हिसाब से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ होता है। अब इसे आप 45 से गुणा कर लीजिए और फिर गुणा कीजिए $1 की वैल्यू 80 या 82 रुपए से। आज हम रेलवे को डेवलपमेंट की नजर से देखते हैं, पर ब्रिटिश एरा में अंग्रेजों के लिए ये लूटी गई प्रॉपर्टीज को चुराने का जरिया था। देश की आजादी के बाद से इंडियन रेलवे आज देश की लाइफलाइन है। ब्रिटिश एरा में जो सिस्टम एक इंपीरियल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, आज वो कल्चरल एक्सचेंज का सिंबल भी बन गया है। इंडियन रेलवे का इन्फ्लुएंस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, सिनेमा, टेलीविजन और टूरिज्म पर दिखता है। प्रोफेसर अरूप चैटर्जी ने अपनी किताब द परवेयर्स ऑफ डेस्टिनी, अ कल्चरल बायोग्राफी ऑफ द इंडियन रेलवेज में इसके बारे में डिटेल में लिखा है। रुडयार्ड किपलिंग, मार्क ट्वेन, आर.के. नारायण और रस्किन बॉन्ड जैसे वर्ल्ड फेमस राइटर्स ने अपनी कहानी और किताबों में इंडियन रेलवे और इसके स्टेशंस को जगह दी। इंडियन रेलवे ने आज देश को कल्चरली, सोशली और इकोनॉमिकली एक धागे में पिरोकर रखा है। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने भी इंडियन रेलवे पर इतनी डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए इस किताब की तारीफ की है। रेलवे टेक्नोलॉजी आज देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है और इसका सबूत है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और रोटेशनल सीट्स जैसी फैसिलिटी देता है। ये देश की पहली इंजन लेस ट्रेन है जो सेल्फ प्रोपेल्ड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट से चलती है, पर 21वीं सेंचुरी अब और पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रिवन हाई स्पीड ट्रेन्स की ओर जा चुकी है। इसे मैगलेव ट्रेन कहते हैं, जो मैग्नेटिक लेविएशन का शॉर्ट फॉर्म है। ये मैग्नेटिक रिपल्शन एंड अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है और मिलता है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पर चलने के बदले ये मैगलेव ट्रेन्स पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स पर फ्लोट करती हैं। इसमें व्हील्स या एक्सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ट्रैक्स के बदले गाइडवेज होते हैं और ये गाइडवेज और रेल के नीचे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और ट्रेन को मिलती है सुपर फास्ट स्पीड। मैगलेव ट्रेन सिस्टम का एक सक्सेसफुल एग्जांपल है शंघाई मैगलेव ट्रेन, जो चाइना में चलती है। इसकी हाईएस्ट स्पीड है 431 किलोमीटर पर आवर। व्हील्स और एक्सेल्स नहीं होने से इसमें मेंटेनेंस की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। ये ज्यादा नॉइस पोल्यूशन नहीं करती है और हाई स्पीड ट्रेन से कहीं भी जाने में कम से कम वक्त लगता है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री बर्थ ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकली ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल एक्सचेंज और देश की यूनिटी को सिंबलाइज कर रही है। रेलवे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलप्ड से लेकर के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक रेवोल्यूशन है। उम्मीद है आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंजॉय किया। ऐसी ढेरों डॉक्यूमेंट्रीज हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। जब भी टाइम मिले जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही और नई और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।